हेलो बच्चों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी और 11th ज्योग्राफी में आज पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन। यानी कि कुल मिला के अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे इकोलॉजिक सिस्टम को, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जैव मंडल यानी कि पारिस्थितिकी जो बनती है वो पारिस्थितिकी का निर्माण कौन करता है और जैव मंडल क्या होता है। दोस्तों जैव मंडल आपने सुना होगा, एक होता है भूमंडल यानी कि जो स्थलीय भूभाग को कहा जाता है, एक होता है जल मंडल जो सागर महासागरों वाले जल वाले भाग को कहा जाता है, एक होता है वायुमंडल जो पृथ्वी के ऊपर वायु का जो आवरण पाया जाता है उसमें पाया जाता है, और एक जो होता है वो होता है जैव मंडल जो इन तीनों मंडलों के संयोग से बनता है। कौन कौन से होते हैं? 3 मंडल मैंने बताए। एक होता है कौन सा आपका स्थल मंडल, कौन सा स्थल मंडल, एक होता है आपका जल मंडल, एक होता है आपका वायुमंडल, और ये जो तीनों मंडल है इन तीनों मंडलों के संयोग से जिस मंडल का निर्माण होता है वो क्या होता है? जैव मंडल बनता है। यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों जो मंडल है ये मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर को, यानी कि जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और इस जैव मंडल में जीव पाए जाते हैं। अभी अपन ने देखा स्थल मंडल में क्या पाया जाता है? भूभाग पाया जाता है, भूमि पाई जाती है। जल मंडल में जल पाया जाता है, वायुमंडल में गैसें पाई जाती है, और जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब एक चीज़ आपको और समझनी है कि ये जो जैव मंडल है यानी कि जीव सिर्फ जैव मंडल में, जैव मंडल जो है इसको हम मार्क नहीं कर सकते, हम इसको एक पर्टिकुलर एरिया नहीं दे सकते। जैसे कि अपन अगर ग्लोब में देखते हैं तो धरातल अलग होता है, महासागर यानी कि जल मंडल अलग होता है, और धरातल से ऊपर पृथ्वी के ऊपर जो होता है वायुमंडल होता है, एक निश्चित एरिया होता है उसका। लेकिन जो जल मंडल, जो जैव मंडल होता है दोस्तों, वो जैव मंडल जल मंडल के अंदर भी पाया जाता है, स्थल मंडल में भी पाया जाता है, और वायुमंडल में भी पाया जाता है। यानी कि जो जीव होते हैं वो जीव जल में, स्थल पर और वायु में हर जगह विद्यमान होता है। इसलिए जो जैव मंडल है वो एक किसी पर्टिकुलर एरिया में न होकर इन सब के घालमेल में, यानी कि इन सब के अंदर ही, इन तीनों का योग ही क्या है? जैव मंडल है। समझ गए आप लोग? और ये जो जैव मंडल है ये जीवों से बना है, और ये जो जीव है ये स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल इनमें विचरण करते रहते हैं, और इनमें एक मंडल से दूसरे मंडल में आते जाते भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो जीव रहते हैं वो स्थल मंडल पर रहते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जीव स्थल मंडल पर रहते हैं। तो जैव मंडल आप समझ गए होंगे जिसमें सभी प्रकार के जैविक घटकों को शामिल किया जाता है। जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है ना। आइकोलॉजी, जिसे आइकोलॉजी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है पारिस्थितिकी। ग्रीक भाषा के 2 शब्द कौन से हैं? एक है आइकोस और दूसरा है लॉजी। आइकोस और लॉजी। आइकोस का अर्थ होता है घर, आइकोस का अर्थ क्या होता है? घर, और लॉजी का अर्थ क्या होता है? विज्ञान। यानी कि कुल मिला के ये घर का विज्ञान है, यानी कि ये आवास का विज्ञान है। इसमें पृथ्वी पर जीवों के घर के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे आवास का विज्ञान या फिर घर का विज्ञान अपन कह सकते हैं। तो पहली बार इसका प्रयोग जो किया था वो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। कब किया था? 1869 को। किसका? पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में किया था। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस और लॉजी। लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, आइकोस का अर्थ होता है घर, यानी कि घर का विज्ञान। आगे देखते हैं। अब इसकी परिभाषा अगर अपन देखें कि पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है, जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। जैविक घटक में सभी प्रकार के जीवों को शामिल किया जाता है, जबकि अजैविक जो घटक है इसमें आपका मृदा, इसमें आपकी जो जल है, मृदा है, वायु है, इन सब घटकों को शामिल किया जाता है, और इनके बीच में एक इंटर रिलेशन पाया जाता है। जीव और निर्जीव दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? एक संबंध पाया जाता है, और इन दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? उसका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। समझ गए आप लोग? यानी कि जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अभी जो पारिस्थितिकी है जिसमें जीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में क्या पाया जाता है?
संबंध पाया जाता है। और ये संबंध कैसा पाया जाता है, ये हम परितंत्र को परिभाषित करेंगे तब समझते हैं। परितंत्र मतलब जैविक और अजैविक तत्वों का जो संबंध पाया जाता है, उस संबंध में ऊर्जा और पोषण श्रृंखला का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? ऊर्जा का और पोषण श्रृंखला का प्रवाह होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई एक निश्चित क्षेत्र है और उस निश्चित क्षेत्र में घास उगी हुई है। उस घास को कोई जानवर खा लेता है, शाकाहारी जीव खा लेता है। उस शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खा लेता है। उस मांसाहारी जीव को कोई अपघटक खा लेता है। तो इस तरीके से एक जो ऊर्जा है, जो सबसे पहले किस में थी? उस घास में थी। उस घास को खाकर शाकाहारी जीव ने वो ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण की, तो ऊर्जा का प्रवाह इससे इसमें हुआ। अब जो मांसाहारी जीव है, उसको भी ऊर्जा चाहिए जीवित रहने के लिए, तो वो क्या करता है? शाकाहारी जीवों को अपना भोजन बनाता है। फिर मांसाहारी जो जीव है, इसको भी जो ये मरने के बाद में जो अपघटक होते हैं, तो उनको भी ऊर्जा चाहिए, तो वो अपघटक इसे खाते हैं और मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, मिट्टी में बदल देते हैं। तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता जा रहा है। और ये ऊर्जा का और पारिस्थितिक जो पोषण श्रृंखला है, इसका जो प्रवाह होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। समझ गए आप लोग? अब ये परितंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थलीय और एक जलीय परितंत्र। यानी कि एक तो स्थल पर रहने वाले जीवों के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है, कैसा संबंध पाया जाता है, कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक तो वो क्या हो गया परितंत्र। एक हो गया आपका जलीय परितंत्र, यानी कि जल में रहने वाले जीवों के बीच में किस तरीके का संबंध पाया जाता है। अब इसको स्थलीय और जो जलीय परितंत्र है, इसको दोबारा से क्लासिफाइड किया गया है, दोबारा से इसको विभाजित किया गया है। तो स्थलीय जो परितंत्र है, इसको बायोम में परिभाषित किया जाता है। किसमें? बायोम। अब ये बायोम क्या होता है? बायोम दोस्तों एक निश्चित एरिया में, अब अपने स्थल की बात कर ली, अब स्थल में भी क्या होता है कि हर जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार की तापमान, ये सब रहता है। यानी कि अगर अपन जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, वनस्पति बहुत कम रहेगी, है ना, झाड़ियाँ पाई जाएगी। तो वहाँ पर किस प्रकार के जीव पाए जाएंगे? दूसरा, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बड़ी बड़ी घासें रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर कैसे जीव पाए जाएंगे? एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समुदाय होता है ना। और वो समुदाय क्या होता है? उस एरिया में रहकर अपने एक दूसरे से संबंधित होकर ऊर्जा का प्रवाह करते रहते हैं और अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं। तो मतलब एक निश्चित एरिया में जीवों और निर्जीवों के बीच में, सजीवों और निर्जीवों के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है, वो क्या होता है? आपका बायोम होता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए एक ये एरिया है आपका थार का मरुस्थल। क्या है? थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल अगर आप जाओगे तो थार के मरुस्थल में आपको अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। दूसरा, हम अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ अलग प्रकार की वनस्पति, अलग प्रकार के जीव, थार के मरुस्थल में अलग प्रकार के जीव, है ना। तो मतलब जो जीवों की जो प्रजातियाँ हैं, या फिर कहें कि जीवों का जो वर्गीकरण है, या जो जीव एक दूसरे पे जो डिपेंडेड है, वो हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हैं। क्योंकि जो जीव जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि थार के मरुस्थल में जो जीव रहेंगे, थार के मरुस्थल में कौन से पशु रहेंगे? वहाँ पे रहेंगे ऊंट, इसके अलावा आपकी गाय, है ना। पेड़ कौन से रहेंगे? झाड़ियाँ, खेजड़ी, इस प्रकार के वृक्ष रहेंगे। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से रहेंगे? वहाँ पे सदाबहार वन रहेंगे, है ना, हमेशा हरे भरे रहने वाले पौधे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर उसी प्रकार का है और वहाँ पर टेम्परेचर उसी प्रकार का है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के जीवों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। समझ गए आप लोग? एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो निश्चित जीवों का जो समुदाय होता है, वही बायोम होता है। और इस बायोम को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं जलवायु और अपक्षय कारक, अपक्षय संबंधी कारक। ये दोनों कारक जो है किसी क्षेत्र के बायोम को निर्धारित करते हैं। दूसरा, जैसे कि वन बायोम, है ना, जैसे वनों का बायोम, घास के मैदानों का बायोम, मरुस्थलीय क्षेत्रों का बायोम और टुंड्रा प्रदेशों का बायोम। दूसरा, हम अगर जलीय देखें तो जलीय बायोम को भी, जलीय परितंत्र को भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो समुद्री और एक ताजे जल के
जो स्रोत होते हैं वो समुद्री अगर परितंत्र की बात करें तो वहाँ पर सागर, महासागर, फिर ज्वार, नदमुख ये आ जाएंगे समुद्र। और अगर ताजी जल के परितंत्र की बात करें तो वहाँ पर आपको तालाब, झील, सरिताएं इनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। परितंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र को दो भागों में बांटा गया है, स्थलीय और जलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र को बायोम में परिभाषित किया जाता है। बायोम एक किसी क्षेत्र विशेष का जैविक समुदाय कहलाता है। इसके अलावा जो बायोम है उसको स्थलीय बायोम को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि वनीय बायोम, टुंड्रा प्रदेशों का बायोम, मरुस्थलीय क्षेत्रों का बायोम, इसके अलावा आर्द्र प्रदेशों का बायोम। वैसे ही समुद्री जो परितंत्र है उसको भी दो अलग भागों में बांटा गया है। एक तो जो समुद्री जल होता है, खारे पानी की जो जल होता है उसका बायोम, और एक जो आपके शुद्ध जल का परितंत्र। इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। अब हम इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है आपकी बुक में, जो डिटेल दी गई है उसको एक बार अपन ने जो बायोम समझा कि बायोम क्या होता है, उस बायोम के विभिन्न प्रकार, 5 विभिन्न प्रकार के बायोम हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, बायोम क्या होता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का जैविक और अजैविक समुदायों के बीच का संबंध होता है, या शॉर्ट में अपन कह सकते हैं किसी एक निश्चित क्षेत्र का जो समुदाय है उसे हम बायोम कहते हैं। और ये हमारी पृथ्वी पर 5 प्रकार के बायोम पाए जाते हैं, जिनमें एक होता है वनीय क्षेत्रों का बायोम, यानी कि वन वाले क्षेत्रों में किस तरीके के जो जैविक जीव पाए जाते हैं और किस तरीके के जो अजैविक तत्व है वो पाए जाते हैं। इसके साथ ही मरुस्थलीय बायोम, जिसमें किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तीसरा है घास बायोम, और चौथा है जलीय, और पांचवा पर्वतीय बायोम, जहाँ पर हर बायोम में एक अलग प्रजाति, एक अलग प्रकार के जीवों को देखा जा सकता है। जैसे पहला आता है आपका वन बायोम। अब वन बायोम में भी इसको भी सब डिवाइड किया गया है 3 भागों में। एक तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के वन, एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वन, और एक होते हैं बोरियल, यानी कि जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रकार के जो प्रदेश होते हैं वहाँ के वन। तो जो उष्ण कटिबंधीय वन है वो मुख्यतया, इसको भी जो सब डिवाइड किया गया है 2 भागों में। देखिए, भूमध्य रेखीय वन जो होते हैं वो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक होता है, यानी कि 10 डिग्री उत्तरी से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो बायोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है आपका? ये 10 डिग्री हो गया, ये आपका 0 डिग्री, और ये 10 डिग्री, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। इसके बीच में जो वन पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय वन, है ना। इनका एक अलग प्रकार का बायोम पाया जाता है, यहाँ पर एक अलग प्रकार के जीवों का समुदाय पाया जाता है। दूसरा है आपका पर्णपाती, जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वो ये पाए जाते हैं दोस्तों 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में, यानी कि इस वाले बेल्ट में और इस वाले बेल्ट में यहाँ पर ये जीव ये जो वन है वो पाए जाते हैं कौन से? पर्णपाती वन। और इन वनों में एक अलग प्रकार के जैविक समुदाय रहता है। दोनों ही जो है, चाहे भूमध्य रेखा की बात करें चाहे पर्णपाती वनों की बात करें, दोनों ही वन किस में आते हैं? उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये ऐसा क्षेत्र है जो 0 डिग्री के पास वाला बेल्ट है, 0 डिग्री के पास वाला बेल्ट है। सूर्य की किरणें यहीं पर विचरण करती है, सर्वाधिक सूर्य ताप यहीं पर प्राप्त होता है, सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। इस कारण सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता का जो धनी प्रदेश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो दोस्तों यही बेल्ट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जैविक विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर संघन वन पाए जाते हैं। पहली बात तो क्या है? संघन वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सूर्य का ताप भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। दूसरा आता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन कौन से होते हैं? जैसे कि उत्तरी पूर्वी अमेरिका के वन हैं या फिर उत्तरी पूर्वी एशिया के वन हैं, वो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पर संघन प्रकार की मध्यम प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। यानी कि अगर अपन वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर तो संघन प्रकार के वन पाए जाते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अर्ध संघन यानी कि मध्यम आकार के वन पाए जाते हैं। और अगर फिर अपन बोरियल की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत कम यानी कि विरल वन पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेशिया और अमेरिका के अलास्का, साइबेरिया, यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। ये वनों की बात हुई। वनों में कितने बायोम हैं? 3 बायोम है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और बोरियल। उष्ण कटिबंधीय को भी 2 भागों में बांटा गया है, भूमध्य सागरीय और दूसरा पर्णपाती वन। चलो आगे चलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों को भी 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहली बात तो मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जल की कमी हो।
जल की कमी हो उसे हम मरुस्थल कहते हैं। जल की कमी होने की वजह से वहाँ पर पादप समुदाय भी कम रहेगा और दूसरा वहाँ पर लोग भी कम रहेंगे। अब इस जो मरुस्थल है इसमें बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश भी आते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश भी आते हैं, यानी कि ऐसे प्रदेश जहाँ पर पानी जो है हमेशा बर्फ़ के रूप में रहता है उसे भी हम मरुस्थल ही कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वनस्पति की कमी पाई जाती है, वहाँ पर भी जल की कमी पाई जाती है। दूसरा जो डेजर्ट एरिया है, जो रेतीला क्षेत्र है, उसे भी हम मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पानी और वनस्पति दोनों की कमी पाई जाती है। तो एक तो ऐसे मरुस्थल जो गर्म होते हैं, शुष्क होते हैं। दूसरा ऐसे मरुस्थल जो अर्ध शुष्क होते हैं। तीसरा ऐसे मरुस्थल जो तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और ऐसे मरुस्थल जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से 4 भागों में इसे बांट सकते हैं। तो जो गर्म और उष्ण मरुस्थल के उदाहरण तो सहारा और कालाहारी मरुस्थल है ही। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में अलग अलग मरुस्थल में इन्हीं मरुस्थल में क्या होता है, हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं इनको। एक साइड में थोड़ा अर्ध कम गर्म होता है और दूसरी साइड में ज़्यादा गर्म होता है। ऐसे तटीय प्रदेशों के और टुंड्रा प्रदेशों के जहाँ पे हमेशा पानी बर्फ़ के रूप में रहता है, वो टुंड्रा प्रदेश प्रकार के जो बायोम होता है वो होता है। यहाँ पर जैविक पदार्थ न्यून होता है, यानी कि यहाँ पर पादप समुदाय बहुत कम होगा। पादप समुदाय कम होगा तो यहाँ पर जो है शाकाहारी जीव भी कम रहेंगे और शाकाहारी जीव कम रहेंगे तो उन शाकाहारी जीवों पर डिपेंड रहने वाले मांसाहारी जीव भी यहाँ पर कम रहेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जीवों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। सर्वाधिक जीव तो कहाँ पाए जाते थे, जो उष्णकटिबंधीय जो वन थे वहाँ पर, और सबसे कम जैविक समुदाय कहाँ रहता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। चलो अब घास वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। तो घास वाले क्षेत्रों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो अफ्रीका के मैदान आ गए। अफ्रीका के मैदान के अलावा दक्षिणी अमेरिका और भारत के मैदान आ गए। जैसे कि अगर अपन देखें कि अर्जेंटीना के पंपास आ गए, कंपास आ गया, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस आ गया। ये सब क्या है, उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो है। अगर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो इसमें यूरेशिया का प्रेरीज आ गया, स्टेपीज आ गया, अमेरिका का प्रेरीज आ गया, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स आ गए, न्यूजीलैंड का कैटरबरी आ गया। ये सब क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। फिर आगे चलते हैं जलवायु में। ये मैंने अभी पहले बता ही दिया था कि एक तो होता है समुद्री जिसमें सागर महासागर शामिल किए जाते हैं, एक होते हैं ताजे जल के समुदाय जिसमें झील, नदियाँ ये सब पाए जाते हैं, और एक होता है पर्वतीय क्षेत्रों के वन, यानी कि ऊपर उठे हुए क्षेत्र, धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर वाले क्षेत्र जहां पर एक अलग प्रकार का समुदाय, एक अलग प्रकार के बायोम की रचना होती है, वो पर्वतीय बायोम होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें काफ़ी डिटेल दे रखी है आपकी बुक में, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं अपन। फूड चेन क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक विशेष प्रकार के बायोम में, जैसे मैंने अभी बताया कि एक विशेष प्रकार का जो बायोम होता है वहाँ पर एक समुदाय दूसरे समुदाय पे क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर क्या होगी, घास बहुत ज़्यादा उगेगी, और घास बहुत ज़्यादा उगेगी तो वहाँ पर शाकाहारी जीवों की संख्या भी ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए अनुकूलन है वो स्थान, तो वहाँ पर उनकी वृद्धि ज़्यादा होगी, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ेगी तो मांसाहारी जीवों की संख्या भी वहाँ पर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मांसाहारी जो जीव है उनको भी वहाँ पर खाने के लिए मिल रहा है, उनको भी वहाँ पर भोजन मिल रहा है ना। तो इस तरीके से देखिए, पहला तो होता है उत्पादक। ये फूड चेन जो बनती है वो कैसे बनती है, पहला होता है उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे। उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं, सूर्य से एनर्जी को लेते हैं और अपने अंदर, अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको जब ऊर्जा का संचरण पढ़ेंगे ना तब। अभी इसको ऐसे समझ लो कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य से एनर्जी लेते हैं और अपने ऊतकों के अंदर इसे स्टोर कर लेते हैं। फिर जब जो जीव खाते हैं ना इनको, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता जब इन पेड़ पौधों को खाते हैं तो ये ऊर्जा उन जीवों में चली जाती है। तो उन जीवों को जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, पेड़ पौधों से मिल रही है। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। फिर तीसरा आता है, तीसरे स्तर के जो जीव होते हैं वो, ये जो मांसाहारी जीव होते हैं ये इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब
इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इन शाकाहारी जीवों से। बताओ इनके पास में कहाँ से आई? यहाँ से, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों के पास में कहाँ से आई? सूर्य से। तो मतलब अल्टरनेट अपन बोले कि ऊर्जा आ कहाँ से आ रही है? सूर्य से। सूर्य से पेड़ पौधे ले रहे हैं, पेड़ पौधों को प्रथम श्रेणी के जीव खा रहे हैं, उनके पास जा रही है। फिर प्रथम श्रेणी के जीवों को मांसाहारी जीव खा रहे हैं, तो उसका जो फ्लो है, उस ऊर्जा का जो फ्लो है वो शाकाहारी से मांसाहारी जीवों के अंदर जा रहा है। तो अब मांसाहारी जीवों के पास में ऊर्जा आ गई। अब मांसाहारी जीव जो होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनको भी खाने वाले जीव उपलब्ध रहते हैं। सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, दीमक वगैरह, ये क्या करते हैं? इन मरे हुए जीवों को खाकर मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। और मिट्टी में कन्वर्ट होके क्या करते हैं? ये जो पोषक तत्व थे जो मिट्टी से ग्रहण किए थे पेड़ पौधों ने, अब तो पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पौधों को अपनी ग्रोथ करने के लिए और बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब की आवश्यकता होती है। और इन सब तत्वों को ये कहाँ से ग्रहण करते हैं? इन सब तत्वों को ग्रहण करते हैं भूमि से। और आखिर में ये तत्व जो होते हैं पेड़ पौधों से शाकाहारियों के पास में जाते हैं, शाकाहारियों से मांसाहारियों के पास में जाते हैं, मांसाहारियों से फिर कहाँ पर चले जाते हैं? अपघटकों के पास में। और अपघटक क्या करते हैं? इनको वापस किस में मिला देते हैं? मिट्टी में। यानी कि जहाँ से गया था वहीं पे वापस आ गया। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर शाकाहारी जीवों के अगर आपसे उदाहरण पूछे जाए तो आप बता दोगे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बकरी होती है, भेड़ होती है, गाय होती है, चूहा होता है, ये सब क्या है? शाकाहारी जीव है। और मांसाहारी जीव कौन से होते हैं? जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे कि भेड़िया हुआ, शेर हुआ, है ना, ये सब जीव क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। एक होते हैं उच्च स्तर के शाकाहारी, चरम स्तर के शाकाहारी, जिनको बोलते हैं क्या? चरम स्तर के शाकाहारी। चरम स्तर के शाकाहारी वे शाकाहारी होते हैं जो मांसाहारी जीवों पे डिपेंड होते हैं। अब अपघटक जो होते हैं ना, अपघटक तो पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं, शाकाहारी जीवों को भी खा लेते हैं, मांसाहारी जीवों को भी खा लेते हैं। अरे अपने पास में कोई पेड़ था, पेड़ सूख गया, अपन ने उस पेड़ को मिट्टी पे डाल दिया, तो क्या होगा? थोड़े दिन बाद में अपन देखेंगे कि उस जो पेड़ था उसके दीमक लग गई, और वो दीमक जो है उस पेड़ को खोखला करके पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट कर दिया? उसने मिट्टी में बदल दिया उसको। तो अपघटक तो क्या होते हैं? पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं। इसके अलावा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं उनको भी खा लेते हैं। इसके अलावा मांसाहारी जीवों को भी खा लेते हैं। कौन? अपघटक। अपघटक में आते क्या है? बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, दीमक, बैक्टीरिया, ये सब है ना, कृतंग। लेकिन ये जो चरम स्तर के मांसाहारी होते हैं, ये चरम स्तर के मांसाहारी सिर्फ मांसाहारी जीवों को खाते हैं। किसको खाते हैं? मांसाहारी जीवों को। ये ना ही तो मरे हुए जीवों को खाएंगे, ना ही शाकाहारी जीवों को खाएंगे, ना ही उत्पादक को खाएंगे। ये किसको खाते हैं? मांसाहारी जीवों को खाते हैं। जैसे कि आपका नेवला हुआ, बाज हुआ, इसके अलावा कौवा हुआ, है ना, ये सब क्या है? शाकाहारी, चरम स्तर के मांसाहारी है। कौवा जो है वो तो अभी चेंज हो गया, कौवा ने अपनी पार्टी चेंज कर दी है। कौवा को तो अपन रोटी खिलाते हैं ना, तो वो खा लेता है, तो कौवा ने तो अपनी पार्टी चेंज कर दी है। बाकी जो नेवला और जो है सांप है, या नेवला जो है या फिर जो सांप है, इनको अपन चरम स्तर के मांसाहारी कह सकते हैं। बाज हुआ, बाज को भी अपन चरम स्तर का मांसाहारी कह सकते हैं। तो ये था आज का अपना क्लास। कल अपन पढ़ेंगे बायोम, अपने बायोम कंप्लीट कर लिया है। अब अपन कल पढ़ेंगे जो जैविक भूचक्र होता है उसके बारे में। जैविक भूचक्र में अपन पढ़ेंगे रासायनिक चक्र, ऊर्जा का चक्र और अन्य खनिज पदार्थों का चक्र किस तरीके से चलता है ना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।